हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो मैं डिस्कस कर रहा था गुजरात वाटर रिसोर्स एंड सीवरेज बोर्ड। इनकी एग्ज़ाम हुई थी 28 नवंबर 2021 को। तो उनके आंसर की विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को मैं डिस्कस कर रहा था। इनके एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, जो पार्ट 1 है। ये वीडियोस पार्ट 2 करके मैं बना रहा हूँ। टोटल 4 पार्ट आएंगे वीडियोस के, जिसमें हम 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन टेक्निकल के जिसको मैं कवर करूँगा। तो अप टू 251 क्वेश्चन नंबर 250 क्वेश्चन नंबर तक मैंने पार्ट 1 में कवर कर लिया था, यानी टोटल 50 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। ये जो जीपीएससी है ये इनको कंडक्ट करती है ना। GWSSB के एग्ज़ाम को जीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये क्लास 2 के लिए ये एग्ज़ाम होता है। असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2। सो क्वेश्चन नंबर 51 है, इन द डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ लोडिंग। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो डेड लोड लाइव लोड लेते हैं, ये करेक्ट है। डेड लोड लाइव लोड और इरेक्शन लोड ये तीनों एक साथ नहीं लेते हैं। सो बी जो है वो करेक्ट नहीं है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डेड लोड के साथ इरेक्शन लोड ले सकते हैं, डेड लोड लाइव लोड विंड लोड ले सकते हैं। कोई भी विंड लोड या अर्थक्वेक लोड आप एक साथ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। या तो विंड लोड लीजिए या तो अर्थक्वेक लोड लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। Which of the following statement are true regarding calculating the effective cross section of the member while designing steel structure? तो जब स्टील स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा ट्रू है ना। तो इनके सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, डी इनके करेक्ट आंसर है। मैं स्टेटमेंट एक बार पढ़ देता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें कोड से मिल जाएगा ना, स्टील के कोड में। IS 2007, IS 800 2007 जो स्टील का कोड है, उनसे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रेम किया गया है स्टील के। आगे भी अगर आप देखेंगे तो एज इट इज़, अगर आप लाइन बाय लाइन स्टील डिज़ाइन के ये जो कोड है IS 800 2007 उसको पढ़ेंगे तो आपको तभी आप जाके इनके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, the properties of effective cross section shall be calculated by deducting the sectional area in excess of effective plate width from the area of gross cross section। gross cross section से इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो सेक्शनल एरिया उसको डिडक्ट कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन शैल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल द होल्स, जितने होल्स हैं, रिवेट होल्स है ना, बोल्ट होल्स, इन द सेक्शन एक्सेप्ट फॉर पार्ट ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन के पार्ट को छोड़ के टेंशन वाले एरिया में जितने हैं, तो जितने होल्स आते हैं उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, तब आप जाके इफेक्टिव एरिया निकाल पाते हैं फ्रॉम ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया से। While deriving the effective cross sectional area for a section with punched hole size 2 mm in excess of the actual diameter may be deducted। तो जितने होल रहते हैं उसमें हम 2 mm एडिशनल करके डिडक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज 18 mm का है तो +2 यानी ये 20 mm के साइज आ जाएगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इनके 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while designing a steel said in reference to giving an expansion joint in the structure which of the following is an incorrect statement। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको वो पढ़ना है, उसके हिसाब से स्टेटमेंट पढ़ने हैं ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो ये सारे स्टेटमेंट इनके करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कर रहा है, द डिटेल एज द लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर वेयर एक्सपांशन ज्वाइंट हैव टू बी प्रोवाइडेड आर डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग टेम्परेचर, एक्सपोजर टू वेदर एंड स्ट्रक्चर डिजाइन। तो ये स्टेटमेंट इनके करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट है, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कवर्ड बिल्डिंग सेक्शन शुड प्रिफरेबली बी रिस्ट्रिक्टेड टू 150 mm। जो मैक्सिमम विड्थ होगा दैट शुड बी प्रिफरेबली रिस्ट्रिक्टेड टू 150
मीटर, नॉट mm, 150 मीटर बियॉन्ड विच सुटेबल प्रोविजन ऑफ द एक्सपांसन जॉइंट में बी मेड। आफ्टर दैट आपको कोई भी सुटेबल जो एक्सपांसन जॉइंट का प्रोविजन होगा वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट है व्हेन द प्रोविजन गिवन एन एक्सपांसन जॉइंट इन IS 800/2007 are met for a building or open structure, the stress analysis due to temperature is not required. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट भी इनके सही हैं, है ना। थर्ड स्टेटमेंट एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। व्हेन द प्रोविजन गिवन ऑन एक्सपांसन जॉइंट, है ना, जब एक्सपांसन जॉइंट प्रोविजन दिया जाता है एज पर IS 800/2007 मेट फॉर बिल्डिंग और ओपन स्ट्रक्चर, किसी बिल्डिंग या ओपन स्ट्रक्चर के लिए, सो द स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अब उस केस में एक्सपांसन जॉइंट आप प्रोविजन कर दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं, तो टेम्परेचर के कारण जो स्ट्रेस होगा वो रिक्वायर्ड नहीं है ना, फ्री एक्सपांसन होगा उसमें से। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो A B C तीनों करेक्ट है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो D होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 800/2007 इन ऑर्डर टू एनालाइज ए फ्रेम सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी लोड कंसिडर द sway stability of the frame, national horizontal forces, not national, ये notational है, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पढ़ने। सो notational horizontal forces should be applied in reference to these notational horizontal forces, which of the following statement is or are incorrect, है ना। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो स्टेटमेंट पढ़िए, दीज फोर्सेस आर टू बी कंबाइंड विथ हॉरिजेंटल यानी लेटरल लोड्स एज वेल एज टेम्परेचर इफेक्ट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि एज पर IS 800/2000 कोड के हिसाब से अगर मैं कोई फ्रेम है ना, किसी फ्रेम को एनालाइज कर रहा हूँ जिस पे ग्रेविटी लोड लग रही है और हम स्वे कंसीडर कर रहे हैं, है ना, ग्रेविटी लोड लग रही है और मैं स्वे कंसीडर कर रहा हूँ फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेम, तो जो नोटेशनल हॉरिजेंटल फोर्स होगा उस पर जो अप्लाई होगा, मतलब कोई भी इस तरह से फ्रेम है, मान लीजिए ऐसा फ्रेम है ना, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल फोर्स आपका F लग रहा है, ठीक है। तो उसके मतलब इन डिफरेंस टू दिस नोटेशनल हॉरिजेंटल फोर्सेस आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस फोर्स आर टू बी कंबाइंड विथ हॉरिजेंटल लोड्स एज वेल एज टेम्परेचर इफेक्ट्स, नहीं ये गलत है, सिर्फ हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। दिस फोर्सेस अकाउंट फॉर प्रैक्टिकल imperfection and should be taken at each level as being equal to 0.5% of factored dead load plus vertical imposed load applied at that level। तो ये आपको कोड में मिल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दिस फोर्सेस शुड बी अप्लाइड टू द होल स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है, ये होल स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है इन बोथ ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, in one direction at a time, at roof and all floor level they are equivalent, all these acting simultaneously with factored gravity load, ठीक है। factored gravity load के लेके ये सारे simultaneously एक्ट करता है ना, टेम्परेचर एक्ट नहीं करता है। तो एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी 2 और 3 दोनों सही है। इसमें करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है, इसलिए एक इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, ये भी आपको स्टील जो कोड है IS 800/2007 उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो ये बकलिंग क्लासेस से लोड है, ये ग्राफ जो है डायरेक्टली आपको स्टील टेबल में मतलब स्टील कोड जो है उसमें मिल जाएगा, ठीक है, ये वाले ग्राफ। तो देखिए द फिगर बिलो शोन द कॉलम बकलिंग, है ना, तो कॉलम का जो बकलिंग क्लास है, 4 क्लास होते हैं बकलिंग के, ABCD, है ना, उसी का ये ग्राफ है। तो कॉलम बकलिंग विच हैज़ द रेशियो ऑफ डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस टू यील्ड स्ट्रेस, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस टू यील्ड स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस में आपको ये रेशियो दिया हुआ है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी FCD डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेस FY, तो इनका रेशियो वाई एक्सिस में दिया हुआ है। एंड नॉन डायमेंशनल सिलेंडरनेस रेशियो यानी लेमडा जो है वो आपका एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस कर्व के बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डायरेक्ट आपको ये कर्व कोड में मिल जाएगा, उनसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो बकलिंग क्लास ABCD
कॉलम बकलिंग क्लास के लिए ये किया गया है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो बी होगा कि द इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर द बकलिंग क्लास ए बी सी डी हैज़ द ऑर्डर ऑफ डी जो होता है वो ग्रेटर होता है सी से, सी इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, तो ए लीस्ट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, तो डी सी बी ए, ठीक है। तो ये आपका इम्परफेक्शन फैक्टर का होगा, सो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन plate elements of a cross section may be buckled locally due to compressive stress. The local buckling can be avoided before the limiting state is achieved by limiting the width to thickness ratio in each element of the cross section subjected to compression due to axial force, moment and shear. Thus, two types of analysis are possible on the basis of geometrical properties of the given cross section, namely plastic analysis, elastic analysis, for which 4 classes of cross section are defined, है ना। तो ये इतना स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत है नहीं, ये सीधे कह रहा है, आप इसको समझिए कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो दो तरह का एनालिसिस होता है, वन इज कॉल्ड एज प्लास्टिक एनालिसिस, अनदर इज कॉल्ड एज इलास्टिक एनालिसिस। और इनके कैटेगरी पे प्लास्टिक एनालिसिस के क्लास के हिसाब से जो क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया जाता है वो होता है आपका प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, सिलेंडर, ये 4 तरह के सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैच करना है आपको कौन सा जो सेक्शन है वो किन से मैच करता है। तो एक तरह आपका ये सेक्शन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका ये वैल्यूज़ दिए, तो आपको मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए है। तो एक तरफ आपका कंडीशन दिया, देखिए फ्रॉम द गिवन टेबल आपको मैच करना विच फोर ऑफ क्रॉस सेक्शन आर डिफाइंड फॉर द गिवन टेबल मैच द प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली, आपको मैच कराना है। तो देखिए इसमें जो पहला है यानी प्लास्टिक सेक्शन, तो प्लास्टिक सेक्शन में क्या होता है कि जो क्रॉस सेक्शन है ना, वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, प्लास्टिक हिंज है ना, प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाता है फुल्ली, ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन में। लेकिन उनमें जो रोटेशन कैपेसिटी होती है वो मतलब डेवलप नहीं होता है ना, फेल्योर पे क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक सेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन होता है वो प्लास्टिक हिंज डेवलप करता है एंड उसकी रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड होता है एट फेल्योर पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो क्रॉस सेक्शन कैन बी डेवलप प्लास्टिक हिंजेज, है ना, क्रॉस सेक्शन जो होता है प्लास्टिक हिंज डेवलप कर लेता है फुल्ली एंड हैव रोटेशनल कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर फेल्योर, फेल्योर के लिए रोटेशनल कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट सेक्शन में क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन कैन डेवलप प्लास्टिक मोमेंट, क्रॉस सेक्शन जो है वो प्लास्टिक मोमेंट तो डेवलप कर लेता है ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, प्लास्टिक मोमेंट रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है, बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंजेज रोटेशन कैपेसिटी, प्लास्टिक हिंज का रोटेशन कैपेसिटी जो है वो इनएडिक्वेट होता है। तो इनका हो जाएगा आपका सी, इनका हो जाएगा डी, ओके। तो नेक्स्ट है आपका सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट में अगेन देखिए सेमी कॉम्पैक्ट में क्रॉस सेक्शन इन विच एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन रिचेज, यील्ड स्टेज तक तो पहुंच जाता है ना, फुल्ली डेवलप नहीं कर पाता है, हाँ देखिए ये भी दिया हुआ है, बट कैन नॉट डेवलप प्लास्टिक मोमेंट रेसिस्टेंट फुल्ली। सो प्लास्टिक रेसिस्टेंट मोमेंट रेसिस्टेंट कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाता है लेकिन ये स्टेज तक पहुंच जाता है क्रॉस सेक्शन, तो उसको हम कहते हैं सेमी कॉम्पैक्ट। तो इनका जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट है सिलेंडर, सिलेंडर में हम बकलिंग से उसको मैच करते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर सेक्शन जो होता है वो बकल हो जाता है। सो क्रॉस सेक्शन इन विच एलिमेंट बकल लोकली इवन बिफोर रीचिंग यील्ड स्टेज, यील्ड स्टेज में पहुंचने से पहले भी वो बकल हो सकता है। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो ए से करेगा। सो सी डी बी ए, जो सी डी बी ए, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, फॉर स्टील columns member comprises two main components are laced and tied together in the diagram given below. Different types of lacing system are shown for face A left and face B right. Identify the incorrect,
है ना। इनकरेक्ट लेसिंग सिस्टम आइडेंटिफाई किया हुआ है, करना है आपको। देखिए ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ठीक है। इनके लेसिंग सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, सो आपको इनकरेक्ट कौन सा है वो मैच कराना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इन ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो डी तो इनकरेक्ट है, ये तो पहले ही आपको, ये देखिए इस तरह से तो लेसिंग हम लगाते ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गए डी वाला, ठीक है। ऐसे हम लेसिंग नहीं लगाते हैं, ठीक। सी वाला देखिए ये डबल लेसिंग है, तो ये इधर से गया, इधर से गया, ये भी इधर से गया इधर, तो डी सी वाला तो सही है, ठीक है। डी गलत है, डी गलत है। बी वाला में देखिए, बी वाला में क्या होगा कि बी वाला देखिए ये इधर से गया, ये भी इधर से है ना, सिंगल लेसिंग है, तो सॉरी, ए इधर से मैच कराएंगे तो बी इधर से आएगा, है ना, सिंपल वे में। तो ये भी गलत है, ए इसके कारण सही हो जाएगा। तो ए और सी सही होगा, बी और डी गलत होगा। तो हमको करा इनकरेक्ट कौन है, तो बी एंड डी, बी एंड डी ऑप्शन बी में है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, इन रेफरेंस टू द डिटरमाइनिंग द इफेक्टिव लेंथ फॉर लेटरल टॉर्सनल बकलिंग for cantilever beams of projection L, the effective length LT is determined from the different support condition. Which of the correct support condition with their respective diagram shown in figure, है ना। एक तरफ आपको कंडीशन दिया हुआ है, एक तरफ डायग्राम दिया हुआ है, तो कौन किससे मैच कर रहा है वो मैच कराना है। तो देखिए, कंटिन्यूअस विथ लेटरल डिस्टेंट एट द टॉप, टॉप पे लेटरल डिस्टेंट है ना। तो इसमें से देखिए टॉप पे लेटरल डिस्टेंट किस में है, तो आपको ये वाला बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी, है ना, टॉप पे लेटरल डिस्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूअस विथ पार्शियल टॉर्सनल डिस्टेंट, है ना, पार्शियल टॉर्सनल डिस्टेंट, पार्शियल टॉर्सनल डिस्टेंट देखिए आपको जो डी वाला ऑप्शन है ना, इसमें पार्शियली टॉर्सनल डिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन डी से मैच करेगा। कंटिन्यूअस विथ लेटरल एंड टॉर्सनल रेसिस्टेंट दोनों है, तो कंटिन्यूअस विथ टॉर्सनल एंड लेटरल एंड टॉर्सनल रेसिस्टेंट, ये जो हो जाएगा आपका ए से मैच करेगा। और लास्ट वाला कर रहा है लेटरली, टॉर्सनली एंड रोटेशन, सब में रिस्टेंट है, ठीक है। लेटरली भी है, टॉर्सनली और रोटेशनली सारे हैं, तो इनके ऑप्शन जो है वो सी से मैच कर रहा है। देखिए यहाँ रिजिड है, फिक्स है, तो ये सब में रिस्टेंड करेगा, उसको टॉर्सन में भी ना घूमने देगा, है ना, सब में रिस्टेंड करेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी जो है वो सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 158 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। इन केस ऑफ बीम टू कॉलम कनेक्शन, बीम टू कॉलम कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, देखते हैं कि इन केस ऑफ बीम टू कॉलम कनेक्शन, बीम टू कॉलम कनेक्शन में देर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शन, 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं, सिंपल, सेमी रिजिड और रिजिड, 3 तरह का कनेक्शन है। तो फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बीम टू कॉलम कनेक्शन, ये आपको कनेक्शन दिया हुआ है, तो आपको आइडेंटिफाई करना कि रिजिड कनेक्शन कौन है। तो इसमें से आप जब सारे देखेंगे, देखिए डबल वेव एंगल इसमें है कनेक्शन, इसमें है टॉप एंड सीट एंगल विथ डबल वेव, ठीक है, इसमें है टॉप एंड सीट एंगल विदाउट डबल वेव, है ना, और इसमें है एंड प्लेट विदाउट कॉलम स्टिफनर। तो ये वाला जो होगा वो रिजिड का एग्जांपल है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, फिर भी आप इसको देख सकते हैं बाद में, है ना, कुछ इसमें से ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, बट इवन इसका जो आंसर है वो डी है, ये वाला रिजिड के केस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ फर्स्ट रन और सिंगल रन फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड का मिनिमम साइज जो होता है वो 3 mm होता है, इनसे कम तो हम लेते ही नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम पूछा है तो मिनिमम 3 mm होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। हायर द वीवी टाइम सोज लोअर वर्केबिलिटी, हाँ, वीवी टाइम जितना ज़्यादा बढ़ेगा वर्केबिलिटी उतनी कम होती है, ठीक है। जैसे कि आपका वर्केबिलिटी वीवी टाइम में क्या करते हैं, कंक्रीट को पॉर कर देते हैं और वाइब्रेट करते हैं, तो ये जितना जल्दी, मतलब ऐसे ही इसमें कंक्रीट डाले, जितना जल्दी ये लेवल कर दिया उतना उसका वर्केबिलिटी ज़्यादा होगा, तो जितने कम समय में करेगा वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा समय लेगा वर्केबिलिटी उतनी कम होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है हायर स्लम सो हायर वर्केबिलिटी। देखिए जब स्लम टेस्ट आप करेंगे, इस तरह से स्लम टेस्ट होता है, ये 20, ये 20 होता है, ये 30 होता है, सॉरी ये 10 होता है, ये 30, ये 20 होता है। ओके, 10, 20, 30,
ये इसका साइज होता है। जब आप स्लम्प करेंगे तो इस तरह से वो कंक्रीट बनता है। तो अगर वर्केबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो ये कंक्रीट नीचे बेस की तरफ फैलने की कोशिश करेगा, तो इसकी हाइट क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो हाइट डिक्रीज होगी तो ये स्लम्प वैल्यू हम यहाँ से टॉप से मेजर करते हैं स्केल लगा के। तो ये स्लम्प वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ये जितना कम होगा वर्केबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि जितना सख्त होगा कंक्रीट मतलब वर्केबल कम होगा तो ये टॉप की तरफ बढ़ते जाएगा, थोड़ा सा भी नीचे नहीं आएगा, तो ये वैल्यू कम मिलेगी हमको। तो जितनी स्लम वैल्यू कम मिलेगी वर्केबिलिटी उतनी कम, जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा, ये डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और हायर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मिलेगा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी होगी। सो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। इफ़ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज मोर देन डेप्थ ऑफ बैलेंस सेक्शन। देखिए अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये एक्चुअल डेप्थ है मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस की, है ना, ये एक्चुअल नहीं, ये है आपका लिमिटिंग डेप्थ। ये अगर लिमिटिंग डेप्थ है और एक्चुअल डेप्थ निकल के आ रहा है आपका ये यहाँ पे, है ना, न्यूट्रल एक्सिस से बिलो आ रही है, तो हम उसको ओवर इन्फोर्स कंक्रीट कहते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, प्री स्ट्रेस में हम हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं, है ना, दोनों। यानी प्री टेंशन के लिए M40 और पोस्ट टेंशन के लिए M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम यूज करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ स्टील दोनों। इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल। बार्स जो कर्टेल करता है वो 1/7 ऑफ द स्पैन के 1/7 पे कर्टेल करते हैं। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, श्रिंकेज किस पे डिपेंड करता है, तो वो ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, पैसेज ऑफ टाइम पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता है ना। 1 एंड 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमिडिटी कितने लेते हैं कंक्रीट का 90, टेम्परेचर कितना लेते हैं 27 डिग्री ±2। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए प्री टेंशन सिस्टम हैज़ ग्रेटर सर्टेनिटी अबाउट इट्स ड्यूरेबिलिटी, सही है ना, ड्यूरेबिलिटी को लेकर ज़्यादा सर्टेनिटी देता है। फॉर हैवी लोड्स एंड लार्ज स्पैन इन बिल्डिंग ब्रिजेज पोस्ट टेंशन सिस्टम इज चीपर देन प्री टेंशन। हाँ, पोस्ट टेंशन मेंबर जो होता है वो चीपर होता है। एंड लास्ट है द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज लेस इन प्री टेंशनिंग सिस्टम देन इन पोस्ट टेंशन। नहीं, प्री टेंशन में सिर्फ 4 लॉस होता है, फिर भी इसमें लॉस ज़्यादा होता है देन पोस्ट टेंशन में टोटल 6 लॉस होते हैं, है ना, सब्सिक्वेंट लॉस और इसके बाद श्रिंकेज और फ्रिक्शन दोनों होता है, मतलब स्लिप के कारण भी और फ्रिक्शन के कारण भी होता है। तो इसमें 6 होता है, इसमें 4। इवन दो जो प्री टेंशन है उसमें लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 1 एंड 2 करेक्ट है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का फीचर कौन सा नहीं है, ए मिनिमम स्लम्प फ्लो ऑफ 250 mm, ये गलत है ना, नोट कह रहा है। तो मिनिमम स्लम्प फ्लो इज 250 mm, नहीं, इतना नहीं होता है, ये गलत है। सफिशियंट अमाउंट ऑफ फाइन्स मतलब जो साइज होगा उसका दैट इज लेस देन 0.125 mm की बात कर रहा है ये। प्रिफरेबल इन द रेंज ऑफ 400 to 600 kg/cm3। तो 2 करेक्ट है। हाई रेंज ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर HRWR, हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर हम यूज करते हैं। एंड विस्कोसिटी मॉडिफायर VMA जो होता है वो एप्रोप्रिएट डोज में हम डालते हैं। तो ये भी जो है करेक्ट है। 2 एंड 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 ये कह रहा है द नॉमिनल कंक्रीट कवर रिक्वायरमेंट टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट एज मेंशन बिलो। नॉमिनल कवर आपको दिया हुआ है, इसमें से कौन सा विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है वो आपको चूज करना है। तो 5 एक्सपोजर कंडीशन होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो माइल्ड के लिए 20 mm करेक्ट है, मॉडरेट के लिए 30 करेक्ट है, सीवियर के लिए 45 करेक्ट है, वेरी सीवियर के लिए होता है 50, ठीक है, वेरी सीवियर के लिए होता है 50 और एक्सट्रीम के लिए होता है 75। तो एक्सट्रीम के लिए 55 दिया है, ये गलत है। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फॉर द स्लैब कंटिन्यूस ओवर सपोर्ट एंड डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इनके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड ओवर द सपोर्ट टू कंट्रोल क्रैकिंग। यस, एकदम सही है। रिइंफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए। रिइंफोर्समेंट और भी उसके पर्पस होते हैं, बट वन ऑफ द प्राइम पर्पस इज द टू कंट्रोल द क्रैकिंग। रिइंफोर्समेंट शैल हैव अ
क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉट लेस देन 1/4 दैट रिक्वायर्ड इन द मिडल ऑफ द एडजॉइनिंग स्पैन। ये भी सही है, जो रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का नॉट लेस देन 1/4, 1/4 से कम हमें नहीं डालते हैं। कहाँ पे? इन द मिडल ऑफ द एडजॉइनिंग स्पैन। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है रिइंफोर्समेंट शैल एक्सटेंड एटलीस्ट 1/10 ऑफ क्लियर स्पैन इनटू एडजॉइनिंग स्पैन। 1/10 तक प्रोवाइड करती है। ये सारे कोड में आपको मिल जाएगा, जब बार बेंडिंग शेड्यूल या बार डिटेलिंग हम दिखाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। स्लैब के केस में मैं इस पे बताया भी हूँ, शायद वीडियोस अपलोड नहीं किया हूँ बट क्लास में मैं बताया हूँ इसको कि हम कितना लेते हैं। ठीक है। सो रिइंफोर्समेंट शैल एक्सटेंड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द क्लियर स्पैन इनटू एडजॉइनिंग स्पैन। तो 1/10 लेते हैं। सो इनके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 169। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। इन डिजाइनिंग अ रिइंफोर्समेंट कंक्रीट पाइल, यहाँ रिइंफोर्समेंट कंक्रीट पाइल की बात होती है, आरसी पाइल। ठीक है। द एंड सपोर्ट कंडीशन कंसिडर्ड, एंड सपोर्ट कंडीशन क्या लेते हैं? तो आरसी पाइल का एंड सपोर्ट कंडीशन होता है एक एंड फिक्स होता है, दूसरे फ्री होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लैप लेंथ फॉर ए रिइंफोर्समेंट विथ डायमीटर डी इन डायरेक्ट टेंशन शुड बी, लैप लेंथ कितना लेते हैं डायरेक्ट टेंशन के केस में, है ना। देखिए ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, लैप लेंथ, एंकरेज लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, ये सारे आपको ध्यान में रखना है, सब में कॉन्सेप्ट है। तो लैप लेंथ जो लेता हूँ वो हम लेते हैं किसके केस में बोल रहा है? फॉर ए रिइंफोर्समेंट विद डायमीटर डी, डायरेक्ट टेंशन के केस में। ठीक है। डायरेक्ट टेंशन के केस में वो लेते हैं 2LD और 30D विच एवर इज ग्रेटर, 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ, LD यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है। तो 2LD या 30D, डी जो है वो डाया है, विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से ज़्यादा होगा वो हम ले लेते हैं डायरेक्ट टेंशन के केस में लैप लेंथ। सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। इफ द आरसीसी स्लैब हैज 100 mm, 100 mm थिकनेस दिया है स्लैब की, ओके। आपको निकालना है मैक्सिमम साइज ऑफ रिइंफोर्समेंट बार क्या होगा। तो हमें पता है कि 1/8 लेते हैं थिकनेस के, है ना। सो इट शुड बी लेस देन 1/8 ऑफ द थिकनेस। तो 1/8 ऑफ द थिकनेस क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 8, सो 12 पॉइंट समथिंग, यानी 12 mm जो हो जाएगा वो इसकी बार का डाया हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन HYSD रिइंफोर्समेंट यूज फॉर वाटर टैंक। वाटर टैंक के लिए जो हम HYSD स्टील यूज करते हैं उसमें परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है? वो 130 होता है। तो ये जब मैं वाटर टैंक का डिज़ाइन पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको ये चीज़ें बताया हूँ कि ग्रेड जो लेते हैं वो M30 लेते हैं, है ना, ताकि लीकेज वगैरह ना हो, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ लेते हैं HYSD का वो लेते हैं 130 मेगापास्कल। 174 इन ए टी शेप रिटेनिंग वॉल द मेन रिइंफोर्समेंट ऑन द टो इज प्रोवाइडेड एट, मेन रिइंफोर्समेंट टो पे कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये टी सेक्शन है ना, टी शेप रिटेनिंग वॉल है। तो जिधर मटेरियल भरा रहता है, देखिए इधर मिट्टी, रिटेनिंग वॉल मतलब क्या? इस मिट्टी को रिटेन करेगा ये वॉल। तो जिधर मिट्टी भरा रहता है उस साइड के जो स्लैब होता है उसको हम बोलते हैं हिल स्लैब, बॉटम में। ये हो गया हिल, ये हो गया टो, और उसके अपोजिट का होता है टो। तो देखिए ये मिट्टी इसको धक्का देगा तो इसकी जो डिफ्लेक्शन शेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा, है ना। ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर का पार्ट क्या है? नीचे कंप्रेस हो रहा है, ऊपर टेंशन हो रहा है ना। तो इस केस में हम कहाँ पे डालेंगे? सिमिलरली अगर हील वाला है तो हील वाला कैसा आएगा? इस तरह से, इस तरह से इसका शेप बनेगा। और टो वाला ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगा, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है। टो वाला ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये कंप्रेशन, ये टेंशन, तो यहाँ डालेंगे। यहाँ पे ये कंप्रेशन, ये टेंशन, तो ऊपर डालेंगे। और यहाँ पे ये कंप्रेशन, ये टेंशन में, तो यहाँ नीचे डालेंगे। ठीक है। ये किसके लिए पूछा है? टो के लिए। तो टो पे कहाँ है? बॉटम में। ठीक है। सो बॉटम फेस ऑफ, बॉटम फेस, देखिए बॉटम फेस का दो है, ये दोनों तो कट गया। टॉप फेस, बॉटम फेस पैरेलल टू द वॉल, बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल। ये वॉल पे क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। द फॉलोइंग फिगर डिस्प्ले द टिपिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। आइडेंटिफाई द वेरियस स्टेज मेंशन फ्रॉम ए टू डी, ए से डी तक मेंशन किया हुआ है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, उसको सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो देखिए ये दिया हुआ है कि ए से
डी तक का जो है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, टेंडर, कंस्ट्रक्शन, इस तरह से आपको सिक्वेंशियल लगाना है। तो सबसे पहला फेज जो होता है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का फेज होता है। तो ये जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनका। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, देन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, फिर टेंडर एक्शन, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला फेज जो होता है दैट इज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना पड़ता है। देन कंस्ट्रक्शन हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद टेंडर इन्वाइट करते हैं, आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सकैवेटिंग और मूविंग टाइप इक्विपमेंट। एक्सकैवेटिंग और मूविंग, एक्सकैवेटिंग इक्विपमेंट कौन सा नहीं है? तो डंप ट्रैक्टर नहीं है ना। ये डंप ट्रक जो होता है वो मिट्टी को डंप करने के लिए आता है, ये एक्सकैवेटिंग नहीं है। बुलडोजर है, क्लैम्पसेल है और स्क्रैपर है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ बैचिंग। बैचिंग का जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वो किसको रेफर करता है? तो बैचिंग हम क्यों करते हैं? हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए करते हैं। साहब पहला पॉइंट ये हो गया है ना। तो कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ ईच मटेरियल इनटू ईच बैच, है ना। ईच बैच में हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, दैट इज द प्राइम पर्पस ऑफ बैचिंग, ठीक है। सो क्वालिटी से रिलेटेड होता है। बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। इन द टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग CPM मेथड फॉर नेटवर्क एनालिसिस द क्रैशिंग of the activity along the critical path is done started with activity having longest duration, shortest duration, highest cost slope और least cost slope, है ना। जब हम क्रैश करते हैं एक्टिविटी, सबसे पहले क्रैशिंग जब हम करते हैं तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटी का क्रैशिंग करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट हो गया तो उस क्रिटिकल एक्टिविटी में जिसका कॉस्ट स्लोप सबसे मिनिमम होगा वहाँ से क्रैशिंग स्टार्ट होते हैं। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कॉस्ट स्लोप क्या होता है ये सब मैं फिर कभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लियर फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज। अर्लियर फिनिश जो होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड, ठीक है। तो इन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ना होता है कि बोल क्या रहा है। तो अर्लीस्ट फिनिश्ड ऑफ एक्टिविटी, है ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन अर्लीस्ट इवेंट टाइम। अर्लीस्ट फिनिश्ड में कभी अर्लीस्ट टाइम के फॉलोइंग नोड से ग्रेटर तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा। तो ए नहीं होगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, लेस देन और इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। इसमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड द एक्चुअल टाइम नीडेड इन द, ये टोटल एक्टिविटी होता है ना। मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है, एक्चुअल टाइम कितना है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट इज टोटल फ्लोट। सो टोटल फ्लोट इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द साइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द श्री राम टेम्पल, ये तो जनरल क्वेश्चन हो गए, हालांकि टेक्निकल ही है। श्री राम टेम्पल अयोध्या का जब खुदाई हो रही थी, एक्सकेवेशन हो रही थी, साइट एक्सप्लोरेशन, तो विच कंडीशन रिजल्ट इनटू द स्टॉपिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन, क्यों उसके स्टॉप कर दिया गया था कंस्ट्रक्शन को। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो कह रहा है। तो जब वो खुदाई हो रही थी तो कुछ डेप्थ के बाद आपको लूज सैंड वगैरह सब वाटर के साथ मिलने स्टार्ट हो गए, तो उससे क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा, फिर से नीचे धंस जाएगा, ऐसी चीज़ें आ रही थी, है ना, पानी निकलने लगा था। तो लूज सैंड एंड विथ वाटर विच रिजल्ट इन पाइल टेस्ट फेल्योर, तो वो कंडीशन था जिसके कारण स्टॉप कर दिया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द यूनिट ऑफ पेवमेंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन लिंटेल, लिंटेल वर्क में जो कंक्रीट का मेजरमेंट होता है वो पर मीटर क्यूब में होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब टाइप ऑफ एन ओपन टेंडर। देखिए ये ओपन टेंडर 4 कैटेगरी का होता है ना, उसमें से ये ओपन टेंडर नहीं, टेंडर चार कैटेगरी का टेंडर होता है। तो ये पूछ रहा है ओपन टेंडर जो होता है उसमें सब टाइप कौन कौन सा है। तो लोकल कॉम्पिटेंट बिडिंग ये दोनों नहीं है ना, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फैक्टर मेंशन बिलो मेनली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस मीनिंग वर्क एज पर स्टैंडर्ड। क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस मीन मतलब वर्क एज पर स्टैंडर्ड इन कंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फैक्टर मेंशन, कौन सा फैक्टर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइट कंस्ट्रक्शन मेथड और दूसरा होगा सुपरविजन एंड कंट्रोल। क्योंकि कहीं पे भी जो क्वालिटी कंफर्मेशन है वो किसके कारण इफेक्ट होता है, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के कारण नहीं होता है, क्वालिटी की बात हो रही है। तो साइट पे कितना अच्छा सुपरविजन हो रहा है, कंट्रोल कितना अच्छा है और कितने अच्छे मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना, ताकि फुल कंट्रोल हो उस पर क्वालिटी का। तो ये जो होगा
2 और 4 ये करेक्ट है, बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। टेक्निकल या इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता है क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग के लिए भी, ड्राफ्टिंग के लिए भी और क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो तीनों इनके सही हैं, है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लानिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल सबमिटिंग ए टेंडर a contractor is required to submit some amount of amount to government department, कुछ अमाउंट जमा करना था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एज ए गारंटी ऑफ द वर्क। तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कहते, उसको अर्नेस्ट डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो अर्नेस्ट डिपॉजिट होगा इसका करेक्ट आंसर, जो परसेंटेज में रहता है और वो डिपॉजिट करना होता है। व्हाट इज द, ये एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन है ना। व्हाट इज द पर्पस फॉर डिटरमाइनिंग ए फेयर प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी? तो वैल्यूएशन हो जाता है उसके पर्पस, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन ये सब्जेक्ट ही है। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फेयर प्राइस? फेयर प्राइस करने के लिए डिप्रिसिएशन मेथड, ये सब मेथड निकालते हैं, तो वो वैल्यूएशन के अंदर आता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द फिगर, ये देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ ड्राइंग विच इज यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये ड्राइंग आपको दिखा रहा है, आपको कह रहा है ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो ड्राइंग है वो किस पर्पस के लिए दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राइंग देख के ही लग रहा है ये मतलब सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट तो है नहीं, ठीक है। तो उसमें से क्या है, ये फुटिंग है, ऑब्वियस सी बात है ये फुटिंग है। तो फुटिंग मतलब फुटिंग फुटिंग है तो फुटिंग ही, लेकिन जिसकी क्या कहते हैं उसको, जो डेप्थ है 3 टाइम्स से कम होता है तो उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। पेडेस्टल इज ऑल्सो ए फुटिंग, है ना। तो ये पेडेस्टल है, ये तो आपको देख के ही लग रहा होगा, है ना। सो पेडेस्टल तो है, लेकिन इसकी देखिए अगर ये स्टील रहता है, स्टील के लिए जो ग्रिलेज फाउंडेशन में डालते हैं स्टील के लिए, तो इसमें शो किया रहता है स्टील का चीज़ें, ठीक है। तो ये स्टील के लिए तो नहीं है ना। फिर किसके लिए है? सो पेडेस्टल बेंचमार्किंग वर्क के लिए है ना, पेडेस्टल फॉर बेंचमार्किंग वर्क। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेडेस्टल फॉर बेंचमार्किंग वर्क के लिए ये फिगर दिया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। In the figure given below, identify the correct sequence in descending order, layer 1 to 4 for various layer used in the building construction project। तो ये आपका लेयर दिया हुआ है 1 to 4, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नाम बताने क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहला जो होगा वो फ्लोरिंग का होगा, तो फ्लोरिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखिए फ्लोरिंग ये भी है ये भी है, तो ये दोनों तो यूँ कट गए। फ्लोरिंग के बाद क्या होता है? सोलिंग। तो फ्लोरिंग के बाद नहीं, सोलिंग नहीं होता है, फ्लोरिंग ये वाला है, ये फ्लोरिंग है। ये हो गया आपका बेस, ये सोलिंग, है ना। आफ्टर दैट प्लिंथ, ये वाला प्लिंथ लेवल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका फ्लोरिंग, बेस, सोलिंग और प्लिंथ। फ्लोरिंग, बेस, सोलिंग, प्लिंथ, है ना। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द स्टील कनेक्टर। इस स्टील कनेक्टर का पर्पस क्या है यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? तो ये होता है कनेक्टिंग ब्रिक वॉल एंड स्टोन फेस्ट। आपको ये फिगर देख के लग रहा होगा ये ब्रिक वॉल और स्टोन फेस्ट को कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्टिंग वॉल, है ना। क्या क्या कनेक्टिंग स्टील कनेक्टर, ओके। सो सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन फिगर दिया हुआ है और आपको ये फिगर में शो किया हुआ है ये, और इसका पर्पस पूछ रहा है कि क्या है, ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग दिस, इसके क्या पर्पस होता है, ठीक है। तो फिगर देख के आपको ये पूछा है इसका क्या पर्पस होता है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमको वाटर सीपेज एराइजिंग ड्यू टू थर्मल एंड श्रिंकेज क्रैक। थर्मल और श्रिंकेज क्रैक के कारण जो वाटर सिप्स करके जाता है अंदर, तो उससे ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन इस पेपर में हुआ था। अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर लगा मुझे एनी ऑफ द पीएससी, जो पीएससी में जनरली पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 30 सेकंड का टाइम नहीं देता है ना, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको 1-1.5 मिनट लग जाता है। तो आप सोच सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग हैवी लोड्स थ्रू स्टील ग्रेज। देखिए स्टील कॉलम में जो हैवी लोड सपोर्ट करता है उसके लिए जो फाउंडेशन दिया जाता है दैट इज ग्रिलेज फाउंडेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सो दिस इज नॉट अ बिग डील, दिस इज इजी क्वेश्चन है ना। स्टील कॉलम के लिए हमेशा ग्रिलेज फाउंडेशन दिया जाता है, ग्रिलेज फाउंडेशन तभी प्रोवाइड करते हैं जब हैवी लोड आता है। सो 193 जो है ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 1597, देखिए IS कोड 1597 के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू जनरल रिक्वायरमेंट फॉर मेशनरी कंस्ट्रक्शन, मेशनरी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। सो द स्टोन शैल नॉट बी लेड इन सच ए मैनर दैट द प्रेशर इज नेवर परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेड। यही स्टेटमेंट गलत है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नेवर नहीं होता है ना। वो जो नेचुरल बेड पे है हमेशा परपेंडिकुलर होता है स्टोन जो लेड करते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो ए इसका इनकरेक्ट है, ए इज द इनकरेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रिफर्ड टू बी यूज्ड हाफ ब्रिक थिक लीवी ऑफ द कैविटी वॉल। ये भी क्वेश्चन आपको PSC में पूछा गया है, किसी न किसी PSC में। ओके, सो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है जो प्रिफर्ड किया जाता है हाफ ब्रिक थिक लीवी के लिए, है ना, लीवी कैविटी वॉल के लिए। तो स्ट्रेचर बॉन्ड जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर दिस स्ट्रेचर बॉन्ड। नेक्स्ट है आपको ये मैच करना है ना, स्टेयर केस से ये क्वेश्चन है तो बिल्डिंग मटेरियल का ही। तो स्टेयर केस का ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको स्ट्रिंग बीम होता है, नोवेल पोस्ट होता है, ठीक है, उस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। नॉशिंग जो होता है, जैसे ये ट्रेड है, ये राइज है, ये ट्रेड है, तो ये जो उभरा हुआ पार्ट रहता है उसको नॉशिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। सो जो रिथ है उसको बोलते हैं कि ए प्लेन कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म इन हैंड रेल एट ए जंक्शन वेयर द फ्लाइट चेंजेज डायरेक्शन, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज करता है ना। ए प्लेन कंटिन्यूअस कर्व, एक कर्व में जब हम मतलब प्लेन कंटिन्यूअस कर्व में जब हम हैंडरेल के पास जंक्शन के पास वो फ्लाइट चेंज करते हैं, मतलब इधर से गए उधर, जब फ्लाइट हम चेंज करते हैं मतलब इधर से चढ़ रहे हैं फिर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे चेंज करते हैं उस पोर्शन को बोलते हैं रिथ, ठीक है। नेक्स्ट है नोजिंग। नोजिंग आपको मैंने बता दिया, तो नोजिंग का क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एज ऑफ ट्रेड, है ना। ट्रेड का ये जो ट्रेड है ये राइज है, तो ट्रेड का प्रोजेक्टेड एज जो होता है उसको हम नोजिंग बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग मैंने बताया कि ये जैसे कि ये जाता है, यहाँ से आपने चढ़ना शुरू किया, तो ये जो राइज ट्रेड है ना, ये राइज ये ट्रेड, ये राइज ये ट्रेड, ये राइज ये ट्रेड, ये जो सपोर्टेड होता है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग बीम, ये कंक्रीट का होता है, ठीक है। तो इंक्लाइंड होता है ये, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। द इंक्लाइंड मेंबर और बोर्ड सपोर्टिंग राइज एंड ट्रेड, राइज एंड ट्रेड को सपोर्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है नोवेल, तो इसका आंसर तो 4 ही होगा, ये पोस्ट होता है, ठीक है। सो ए पोस्ट प्लेस इन द जंक्शन बिटवीन द फ्लाइट स्टेयर एंड द लैंडिंग फ्लोर, लैंडिंग फ्लोर के जो आपको पकड़ने के लिए सब पोस्ट दिया जाता है ना वर्टिकल, उसको हम बोलते हैं नेवेल, ठीक है, जंक्शन पे रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 1, 4, यानी डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड द टिम्बर पैरेलल और ग्लेज शटर टॉलरेंस ऑन द साइज ऑफ द डोर, डोर में टॉलरेंस होता है ±3 mm और विंडो में होता है ±2 mm। सो डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, ये क्वेश्चन पहले भी GPSC में पूछा जा चुका है, मैंने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ऑन रूफ ऑन ए वर्टिकल फेस फॉर डिफरेंट ओरिएंटेड वॉल ऑन क्लियर डेज, तो ये जो होता है सोलर लोड होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ रूफ सरफेस फिनिश्ड एट गैबल इज नोन एज, उसको वर्ज बोलते हैं, ठीक है। द एज ऑफ रूफ सरफेस का एज फिनिश्ड एट ए गैबल, गैबल पे जो फिनिश होता है उसको हम वर्ज बोलते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 198 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिविएशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्यूलर कॉफर डैम, सेल्यूलर कॉफर डैम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो देखिए क्लोजिंग ऑफ सेल्स में बी परमिटेड विथ वन एडिशनल और लेस पाइल फ्रॉम द डिजाइन मेंबर, मतलब
जो क्लोज करते हैं हम, कॉफर डैम आपको पता है कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो वाटर को अंदर आने नहीं देता जब आप पाइल कंस्ट्रक्शन करते हैं साइड पे। तो ये क्या कर रहा है, क्लोजिंग ऑफ सेल्स में बी परमिटेड विथ वन एडिशनल और लेस पाइल, एक एडिशनल और लेस पाइल फ्रॉम द डिजाइन मेंबर से हम प्रोवाइड करते, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है डेरिवेशन टू वर्टिकलिटी to the extent that cell diameter does not vary more than 5% at any point may be accepted। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल है ना। तो ये दो जो है वो गलत है, इस हिसाब से ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका, ठीक है। दो जो है वो गलत है, 5% नहीं लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के पार्ट 2 का, इसके वीडियोज़ का। तो लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 200। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड द रिक्वायरमेंट ऑफ लो इनकम हाउसिंग के लिए अर्बन एरिया में जो विड्थ प्रोवाइड करते हैं बालकोनी का, है ना। सो बालकनी का विड्थ हम प्रोवाइड करते हैं शैल नॉट बी मोर देन, वो 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लो इनकम हाउसिंग के इन अर्बन एरियाज, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 होगा उसमें अगेन 50 क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, तो अब तक हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए इनके। सो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हैं। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।